नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा की तिथि आ चुकी है। 18 तारीख से पेपर 1 और अगले महीने जून में पेपर 2 होने वाली है। तो फिजिक्स पेपर 2 के लिए मैं आपके सामने महामैराथन क्लास लेकर के उपलब्ध हो गया हूं। एक बार इसे अवश्य देखें। आप इसे देखें नहीं, अगर आप देखते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस करेंगे। तो ये महामैराथन क्लास फिजिक्स विषय के लिए है। पेपर टू उनके लिए होता है जो 11th एंड 12th से स्टेट अपियर हो रहे हैं, यानी 11th और 12th क्लास के लिए अपियर हो रहे हैं, यानी आप टीचर बन रहे हैं 11 12th के लिए, जिसमें पेपर 2 होता है, और 9 10 के लिए पेपर 1 होता है। दोस्तों 150 नंबर का सवाल होता है, जिसमें से 100 नंबर के जो सवाल होते हैं वो पेपर से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स है, और 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, जो कि आई बटन में अभी लिंक मिलेगा आपको। वहाँ मैं ऑलरेडी महामैराथन क्लास शुरू कर दिया हूँ, मैराथन क्लास डेली ले रहा हूँ वहाँ पे, तो उसे भी आप देखें। आई बटन में लिंक है, या वीडियो के अंत में जा करके देख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेट 2024 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फिजिक्स पेपर 2 बिहार स्टेट 2024 महामैराथन क्लास। इसे देख जाओ बस। आज सेट नंबर 1 लेकर के उपलब्ध है। डेली आपको 1 या 2 सेट उपलब्ध मिलेंगे और उसे आप देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक सूचना दे देते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर करिए जो भी इस तरह के एस्पिरेंट हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, Which one of the following phenomena is the cause of solar energy? एक बार मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो अंग्रेजी में है, लेकिन हम आपसे बात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में करेंगे और जवाब भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ढूंढेंगे। तो which one of the following phenomena is the cause of solar energy? तो सोलर एनर्जी का जो फिनोमिना है, यानी कि घटना है, वो क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो आपको भी पता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ज़्यादा अंतर नहीं है, फिजन और फ्यूजन, तो नाभिकीय संलयन। पहला सवाल क्लियर है? आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइए। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। ए रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टिल स्टार्ट्स glittering इन द डार्क, द कलर ऑफ ग्लास पीस विल बी। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो कलर्स होते हैं, जो कलर होते हैं, उसके तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो सवाल है वो ये पूछा जा रहा है कि किसकी जो आवृत्ति है, क्षमता है, वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको पता है जो रेड कलर होता है उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, जबकि जो आवृत्ति होती है वो वायलेट यानी कि बैंगनी का ज़्यादा होता है। तो रेड में एक क्वालिटी है कि इसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसलिए आवृत्ति कम होती है, जबकि वायलेट में क्या है कि इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, तरंगदैर्ध्य कम होती है, इसलिए तो रेड दूर से दिखाई देता है, जबकि वायलेट बिखर जाता है। तो इसका सही जवाब है वायलेट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलियोग्राफ? यानी कहता है कि इनमें से कौन सा कैथोड रे ऑसिलियोग्राफ का पार्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं सवाल का जवाब। कैथोड रे ट्यूब, टाइम बेसिक सर्किट, डिटेक्टर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रे? तो कैथोड रे का पार्ट कौन सा नहीं है? यहाँ पे सवाल है नहीं है, तो ऑप्शन होगा डी, एम्पलीफायर सर्किट। ये जो एम्पलीफायर सर्किट है ये हमारे कैथोड रे ऑसिलियोग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। कैथोड रे ट्यूब इज नॉट यूज्ड। जो कैथोड रे ट्यूब होता है वो कहाँ यूज नहीं होता है? टेलीविजन में तो यूज होता है, रडार में, द कैथोड रे ऑसिलियोग्राफ में, इन द टेप रिकॉर्डर में। तो इसका कहना है कि ये कहाँ यूज नहीं होता है। तो कैथोड रे जो ट्यूब है वो इन टेप रिकॉर्डर में यूज नहीं होता है, टेप रिकॉर्डर में ट्यूब का यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू लेमन सीरीज? यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रा है वो कितने एंगस्ट्रॉम सीरीज में आता है? तो लगभग वो 3000 में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो ये 64 है, 95, 45, तो ये लगभग अप्रॉक्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या होगा ही
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद टेलीविजन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड टेलीविजन में रिलेट नहीं कर रहा है। तो जो टेलीविजन में नहीं रिलेट करने वाला वर्ड है वो क्या है। तो टेलीविजन में देखिए स्कैनिंग, सिंक्रोनाइजेशन, टेलीविजन ट्रांसमीटर ये सब होता है। एस्टिमुलेटेड इमिशंस ये जो होता है ये इसमें नहीं होता, ये लेजर में होता है, इसलिए सही जवाब ये हो। अगला सवाल लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो नाभिकीय संस्थानें होते हैं, नाभिकीय जो हमारा रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो रिएक्टर में कौन कौन सा चीज है जो उसका पार्ट नहीं है। तो वो कौन सा चीज है उसका पार्ट नहीं है। तो बी, रेडियो आइसोटोप, ये इसका पार्ट नहीं है। अगला सवाल देखिए, मैं ऑप्शन सारे नहीं पढ़ता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो मूव करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो जो नियत चाल से चल रही होती है वो चुंबकीय क्षेत्र देती है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड देती है। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब कोई स्थिर आवेश होता है तो वो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देता है। जबकि जो कंपन करता हुआ आवेश होता है या त्वरित आवेश होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यहाँ के लिए जवाब है बी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए रेक्टिफायर सर्किट। तो एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, आवश्यक, नीड। रेक्टिफायर सर्किट की क्या आवश्यकता है, तो ट्रांसफार्मर, ट्रायोड, वोल्टमीटर, डायोड। तो रेक्टिफायर जो होता है दिष्टकारी, उसमें डायोड का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, वही एसेंशियल है उसके लिए, उसके बिना और कुछ भी नहीं उसमें। तो अगला सवाल लेते हैं, टू मेक अ पी टाइप सेमी कंडक्टर फ्रॉम प्योर जर्मेनियम इन द इम्प्योरिटी टू बी एडेड विल बी एल्यूमिनियम। सही जवाब है एल्यूमिनियम। इसका कहना है कि जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड अर्धचालक, और फ्रॉम प्योर जर्मेनियम इन द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, टू बी एडेड विल बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब डालते हैं तो उसकी जो अशुद्धता है उसके कोटरों में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, जो कि ठीक है उसके लिए। एल्यूमिनियम चूंकि त्रिसंयोजक होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस। तो जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स होते हैं वो उसके क्या डिजाइंस प्रोड्यूस होते हैं, इसकी बात करी जा रही है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो जो डिजाइंस होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट। तो मैक मतलब बनाना, मैग्नेट यानी कि चुंबक, चुंबक बनाने के लिए किसे यूज करते हैं, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो चुंबक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। तो जो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो जो एक आइडियल आदर्श चुंबक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए होता है ऑप्शन ए -1 तक जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एन इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड। तो जो हाइड्रोजन के जो कक्षा होते हैं उसकी पहली कक्षा में कौन से एटम्स चक्कर लगाते हैं, सर्कुलेट करते हैं यानी घूमते हैं। तो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में होगा। तो बोहर मैग्नेट्रॉन, लेविगिन्स मैग्नेट्रॉन, एम्पेयर्स, तो इसका सही जवाब है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो अगला सवाल लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स शो हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो लोहा के कारण होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है नर्म लोहा का, उसका जो ट्रांसफार्मर का क्रॉड होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। दोस्तों यदि हम सिलिकॉन का बना दें तो हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होगा, लेकिन चूंकि सिलिकॉन बहुत महंगा हो जाता है, सॉरी सिलिकॉन नहीं, स्टील्स का जो हाई स्टील होता है उससे अगर बनाते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए नर्म लोहा का यूज करते हैं। यानी फेरोमैग्नेटिक के कारण हिस्टेरिसिस लॉस हमारे ट्रांसफार्मर में होता है। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल पोटेंशियोमीटर शुड बी। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर शुड बी है, तो रेजिस्टेंस उसका क्या है। एक आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस होता है अनंत, सीधी सी बात। एक आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत।
अगला सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाय ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन सा काम नहीं करता है, नॉट डन। तो ऑप्शन पढ़ते हैं चलिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा काम नहीं करता है, चलिए देखते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है, टू ट्रांसफार्मर एसी पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट, टू प्रोवाइडिंग मैचिंग बिटवीन अनमैचिंग सोर्स एंड लोड, टू increase the power of circuit and other by its transformer, to reverse to polarity of voltage between the two circuit. तो which of the following works is not done by the transformer। तो ट्रांसफार्मर क्या नहीं करता है, तो सी, टू इंक्रीज द पावर इन ए सर्किट टू अदर बाय इट्स ट्रांसफर, ये इसका काम नहीं है क्योंकि पावर इंक्रीज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर हमारा उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है, निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, लेकिन याद रखिए ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है वो बराबर होता है, आवृत्ति जो है वो बराबर होती है, जितना लेगा उतना ही देगा, यानी निवेश पावर बराबर होता है निर्गत पावर के इक्वल होता है, अर्थात पावर नियत होती है। ट्रांसफार्मर एक सिद्धांत इस पे करता है कि ट्रांसफार्मर में पावर नियत होती है, भले ही वो विभव का ऊर्जा कम हो, विभव कम हो तो ज़्यादा कर दे और ज़्यादा हो तो कम कर दे। चलिए, वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकता है लेकिन उसकी क्षमता पावर बराबर होती है। अगला सवाल है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन वी प्रोड्यूस, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन वी प्रोड्यूस, तो इक्वल चार्ज, इक्वल एंड लाइक चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है वो हमें क्या देता है, तो हमें देता है इक्वल बराबर और अपोजिट चार्ज। अगला सवाल लेते हैं, क्रोमैटिक वेरिएशन इज ड्यू टू, तो जो क्रोमैटिक वेरिएशन होता है वो किसके कारण से होता है, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, डिफ्रैक्शन से, डिस्पैरिजन से। तो क्रोमैटिक चीज़ें जो होती है वो रिफ्रैक्शन से होता है, यानी कि अपवर्तन से होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, व्हेन सोडियम लैंप इज स्विच्ड ऑन एट फर्स्ट रेड ग्लो एंड देन येलो लाइट अपीयर्स बिकॉज। इसका कहने का मतलब है कि व्हेन सोडियम लैंप इज स्विच्ड ऑन एट फर्स्ट रेड ग्लो एंड द येलो लाइट अपीयर्स बिकॉज, यानी सोडियम में क्या होता है, तो इनर्ट गैस इन द लैंप इज एक्साइटेड एट फर्स्ट एंड सोडियम लेटर ऑन। जो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस होती है वो पहले एक्साइट होती है। जब सोडियम लैंप में का स्विच ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट रेड ग्लो एंड देन येलो लाइट अपीयर्स बिकॉज, ये इनर्ट गैस जो अक्रिय गैस होती है वो उसके जलने से बहुत एक्साइटेड होकर के पहले निकलती है, फिर सोडियम का जो अपना लाइट है वो बाद में निकलता है, लेटर ऑन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो गॉस का लॉ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका तो ये न्यूमेरिकल बेस पे आएगा क्योंकि गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है उसे यूज करके हमें ये इस वैल्यू तक पहुंचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू, तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज है, जो प्रकाशिक क्रियाएं हैं वो किससे रिलेट करती है, तो प्रकाशिक क्रियाएं रिलेट करती है पोलराइजेशन से, ध्रुवन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो जो पोलराइजेशन है वो किस किस को चूज करता है, तो रिफ्रैक्शन ओनली, डबल रिफ्रैक्शन ओनली, नहीं, ये ओनली शब्द नहीं है, ऑल मेंटेन अबव, ये सभी के साथ करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज, तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ द सुपर प्रिंसिपल पोजिशन क्या है, तो टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शंस, टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शंस को, यानी विवर्तन तथा व्यतिकरण की घटना को व्याख्या यंग के अध्यारोपण सिद्धांत से किया जाता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो इसी है, ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शंस यानी विवर्तन को एक्सप्लेन करता है। इन मेल्डस एक्सपेरिमेंट वी डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ टिनिंग्स फॉक्स। तो इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, तो मेल्डी का जो प्रयोग है वो किस बात को बताता है, तो वो बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फ्रॉक्स को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है,
तो जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है यानी प्रासरभ ध्वनि तरंगे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, फोकसिंग इन ह्यूमन आई टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो हमारा ह्यूमन आई है वो उसके फोकसिंग का क्या कारण है, तो चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आइज लेंस। क्वेश्चन नंबर सी का सही इसका जवाब है सी, चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, टू लाइट बीम्स आर कोरेंट इफ, जो दो प्रकाश है वो बीम एक साथ कोरेंट होता है, तो जब दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, तो उनके बीच का जो कलांतर हर समय पर नियत रहता है। तो जो फेज डिफरेंस बिटवीन देन इज जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन देन इज कांस्टेंट। तो जो नियत होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट होता है। अगला सवाल लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तीन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर इंडिपेंडेंट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो जो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग यानी कहता है कि इसका ऑप्शन सही बी है कि इन फॉर यूनिट डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो फ्रॉनहोफर विवर्तन स्रोत तथा स्क्रीन के बीच की दूरी वो क्या होती है। तो जो फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स मतलब स्रोत एंड स्क्रीन आर टू इन्फिनाइट अनंत डिस्टेंस होता है। जो डिफ्रैक्शन लाइट का जो सोर्स है और उसका अनंत डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन डुअल सिल्ट यंग्स एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट। इन डुअल सिल्ट यंग एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट। तो जो यंग छिद्र का प्रयोग था वो केवल व्यतिकरण का वहन करना था, तो ओनली डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट पे आधारित होता, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, और सॉरी इन डुअल सिल्ट यंग्स एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट, ये ओनली इंटरफेरेंस इफेक्ट पे एग्जिस्ट करता है, केवल व्यतिकरण पे, इंटरफेरेंस इफेक्ट केवल व्यतिकरण। Which of the following has stimulated emissions? तो सोडियम लैंप, कैंडल्स, रूबी लेजर, ब्लैक बेल्ट। तो रूबी लेजर से उद्दीपन उत्सर्जन होता है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है लेजर में वो किसके कारण होता है, रूबी लेजर्स। यहाँ तो आंसर दिया हुआ। एवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो एवापोरेशंस होते हैं सरफेस पर, किसी भी तल पर, लिक्विड के किसी तल पे होती है, वो उसका जो अंडरस्टैंड ऑन द बेसिक क्या बेसिक होती। तो इसका जो बेसिक होता है वो स्टीफेंस लॉ होता है। स्टीफेंस लॉ ने इस सरफेस के बारे में बताया बेसिक बात। तो स्टीफेंस लॉ से ये संबंधित होता है वाष्पीकरण। किसी द्रव के तल से वाष्पीकरण को स्टीफन के विकिरण नियम से समझाया जा सकता है, ऐसा कहना है। तो स्टीफन साहब ने वह अपना एक नियम दिया जिसे एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण का नियम कहते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो वैन डर वाल इक्वेशंस के तहत गैस के लिए जो एक ओबेइंग रूल्स है, इक्वेशंस है, वो क्या है, तो ऑप्शन ए है 8a/27 RB वैन डर वाल इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन, इफ द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर रिमेन्स ओपन देन, यानी कि कह रहा है कि अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा किसी कमरे में खोल दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो यदि आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कमरे में ओपन कर देंगे तो क्या हो सकता है। तो जो रूम होगा, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। द रूम कूल्स डाउन, नो, रूम ठंडा हो जाएगा, नहीं। दिस रूम्स कूल्स डाउन टू टेम्परेचर विच द सेम एज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, गलत बात है। द रूम्स बिकम्स हॉट, तो जो हमारा कमरा होगा वो गर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है वो क्या कहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ कहता है कि वर्क डन इज द आइसोचोरिक प्रोसेस इज जीरो। तो जीरोथ लॉ का सही एक्सप्लेनेशन है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब दो निकाय
सेपरेट हो, लेकिन वो थर्मली उष्मागतिकी संतुलित हो विद अ थर्ड सिस्टम, और उसके साथ हो थर्ड सिस्टम, देन बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो तीनों एक साथ हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। अगला सवाल, Which of the following statement does not represent second law of the thermodynamics? तो इनमें से कौन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो डायरेक्ट मैं आंसर को बता देता हूँ कि जो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी वो नहीं एक्सप्लेन करता है, बाकी सब करता है। ओनली सच चेंज इन द नेचर टेक प्लेस इन द विच एंट्रोपी डिक्रीज। अगला सवाल है, डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट सेम। डायमेंशनली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट सेम। तो डायमेंशनली जो होता है वो जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब बीमाएं, किसका किसका जो जोड़ा है वो सेम होता है। तो पावर एंड एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी। शक्ति और कोणीय संवेग की जो डायमेंशंस यानी बीमा होती है वो बराबर होती है। अगला सवाल लेते हैं, ऑन डिफॉर्माइनिंग अ बॉडी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स। तो किसी भी जो कोई भी जो बॉडी है उसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? तो वो प्रत्यस्थ होता है, यानी हाफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रत्यस्थ प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति। ओके, तो हाफ प्रतिबल गुने विकृति, अब उन्हें वॉल्यूम भी होता है, तो चूंकि यहाँ वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप इन द प्रोसेस। यानी दो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी पानी की दो बूंदे, दो छोटी बूंदें जब मिलकर एक बड़ी बूंदें बनती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? तो उस प्रोसेस में पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है, तो और जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो एनर्जी तो निकलती है, एनर्जी इज क्रिएटेड, तो ऊर्जा निकलती है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऊर्जा निकलती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। तो यहाँ पे चर्चा किया है कि बिगर ड्रॉप्स इन द प्रोसेस, इतने इस प्रोसेस में होता क्या है? तो एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, अगला सवाल, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ ट्यूब ऑफ मरकरी। तो किसी केशिकत्र में कोई एक खोखली नली है जिसमें मरकरी यानी पारा है, तो मरकरी लेवल, पारे का लेवल इन ट्यूब ऑफ गोज डाउन बिकॉज प्रेशर जस्ट बिलो द मेंसिंगस इज। तो जो ट्यूब है, जब केशिका नली को पारा में डुबोते हैं, कोई भी एक ट्यूब को जब पारा में आप डुबो देते हैं तब उसके अंदर अर्धचंद्रक होता है। जैसे ये एक नली है, तो जब इसमें लिक्विड देते हैं तो लिक्विड ऐसे भरता है, अर्धचंद्रक, इसे कहते हैं अर्धचंद्रक। तो ऑप्शन नंबर सी, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो अर्धचंद्रक जो होता है वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, लेस होता है। ओके, तो आज तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पहला सेट। तो सेट 1 इज कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 पर चर्चा करेंगे। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आपके सामने उपलब्ध हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।